अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, नए वजीर आजम और नए अपोजिशन लीडर ने अपने अपने महाज संभाल लिए हैं। अहदा संभालते ही वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब मुतहर्रिक हो चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने सरकारी दफातर में हफ्तावार 2 तातीलात खत्म कर दिया। छुट्टी सिर्फ इतवार के रोज हुआ करेगी और इसके साथ साथ ही मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की तश्कील का भी फैसला किया गया है और उसके साथ साथ काबीना पर भी मुशावरत की गई है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के इत्तेहादी जमातों से मुलाकातें भी हुई हैं। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जैसे ही वो वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने एक ऐलान किया था, लेकिन जो कि रिलीफ और तनख्वाहों के हवाले से था, लेकिन आज ही के दिन उससे यू टर्न भी ले लिया है। इस हवाले से भी बात करेंगे कि एक ही दिन में यू टर्न क्यों ले लिया गया और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अमेरिका, तुर्की, चीन और भारत का नई हुकूमत के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया गया है इन ममालिक की तरफ से। और उसके साथ साथ नाज़रीन प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे मुनहरिफ अरकान के हवाले से। मुनहरिफ अरकान का अवाम में निकलना मुश्किल हो चुका है। निजी होटल के अंदर इफ्तार के वक्त नूर आलम खान और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद किया है। इस हवाले से क्या स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे और प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करने जा रहे हैं आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांड कॉन्फ्रेंस के हवाले से। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या क्या डिस्कस हुआ है और अस्करी क़यादत के फैसलों पर इत्तेमाद का भी इजहार किया गया है और उसके साथ साथ नाज़रीन फॉर्मेशन कमांड कॉन्फ्रेंस में पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम का सख्त नोटिस भी लिया गया है। उस हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सहाफ़ी तजज़ियाकार अदील वड़ाइच। सबसे पहले हम इसी हवाले से बात करेंगे फॉर्मेशन कमांड कॉन्फ्रेंस के हवाले से। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत, जैसे ही एक नई हुकूमत बनी है उसके बाद ये इस कॉन्फ्रेंस का होना, एक तो मुझे ये बताइएगा कितना इंपॉर्टेंट है, प्लस इसके अंदर आज क्या क्या डिस्कस हुआ है? देखें, इस कॉन्फ्रेंस में जो स्टाफ ऑफिसर्स, कोर कमांडर्स और जो फार्मेशन कमांडर्स, जो मेजर जनरल रैंक के जो अफसरान हैं तकरीबन सभी वो शरीक हुए हैं। तो ये फ़ौज की आवाज़ होती है। फ़ौज के ये तमाम ये जो बड़े अफसरान इन्होंने बैठकर अपनी अस्करी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है और ख़ास तौर पर आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए इस वक्त इदारे का जो स्टैंस है उस पर एतमाद का इजहार किया है। लेकिन जहां इस कॉन्फ्रेंस में जो अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात पर बात हुई है, वहीं जो बहुत बड़ा कंसर्न शो किया गया है, इस वक्त पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू है सोशल मीडिया के ऊपर। इस वक्त का एक तो सियासी जो माहौल बना है, इस सियासी माहौल की आड़ में कुछ अनासर जो हैं वो रियासती इदारों को टारगेट कर रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कुछ अनासर की जानिब से, ये इदारे और लोगों के दरमियान, अवाम के दरमियान जो असल स्ट्रेंथ है, फौज की असल स्ट्रेंथ क्या है, पाकिस्तानी अवाम है और इनका एक मोहब्बत का रिश्ता है पाकिस्तानी अवाम के साथ। तो उसके दरमियान एक खलीज पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, इस पे ना सिर्फ शदीद तशवीश का इजहार किया गया है बल्कि इस अज़्म का भी इजहार किया गया है कि ये जो लोग इस प्रोपेगेंडा मुहिम में जो शामिल हैं उन तक पहुंच भी बल्कि चुके हैं और इन पर काबू पाया जाएगा और किसी सूरत भी ये इजाज़त नहीं दी जा सकती जो इस वक्त किया जा रहा है। इदारों और अवाम के दरमियान तफरीक और खलीज पैदा की जा रही है। इसमें यह कहा गया है, आर्मी चीफ ने कहा है कि पाक फ़ौज अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। पाक फ़ौज हर तरह के हालात में तमाम अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात में पाकिस्तान का दिफा करेगी और इसमें यह कहा गया है बड़े वाज़े अंदाज में कि जो भी हो जाए पाक फ़ौज कौमी सलामती पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। और इसमें आर्मी चीफ ने फॉर्मेशन के जो उभरते हुए जो चैलेंजेस हैं उनसे निमटने के मैकेनिज्म को भी सराहा है और इसमें दिफाए पाकिस्तान के साथ साथ इसमें यह भी कहा गया है कि पाक फ़ौज हमेशा रियासती इदारों के लिए खड़ी हुई है और जो रियासती इदारों का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके हवाले से भी अज़्म का इजहार किया गया है। ठीक है, लेकिन ये नई हुकूमत बनने के बाद इस तरह से फॉर्मेशन कमांड काउंसिल होना,
आप क्या समझते हैं कितना इम्पोर्टेंट है? और इस वक्त जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है सोशल मीडिया पर, हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, चीज़ों को बहुत डाउन करने की कोशिश की जा रही है। सो इस हवाले से इस कॉन्फ्रेंस का क्या मैसेज जाएगा? देखें, इसमें इसलिए ये सबसे जो इम्पोर्टेंट बात नज़र आई, वैसे तो इस कॉन्फ्रेंस में रूटीन के तहत अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के हवाले से और जो फॉर्मेशन के जो उभरते हुए चैलेंजेस होते हैं इसको देखा जाता है, इस पर गौर किया जाता है। लेकिन इस मरतबा ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इस वक्त जो हमारी ये फौज है ये कई महाजों पे लड़ रही है और हमारा दुश्मन जो है हर वक्त इस ताक में होता है कि किस तरह अंदरूनी जो सूरत हाल होती है इसको एक्सप्लॉयट करके किसी ना किसी तरीके से वो फौज को टारगेट करे, अवाम में और इनमें खलीज पैदा करे। इस वक्त जो सूरत हाल है, आप ये देखें कि जो सियासी सूरत हाल की अगर हम बात करें तो सियासी सूरत हाल में अब की जो अपोजिशन जमात है वो अपनी फौज के साथ खड़ी है। उन्होंने ऐलान किया है, क़यादत ने ऐलान किया है और बारहा कहा है, उन्होंने अपने कारकुनों को समझाया है। लेकिन हो ये रहा है कि इसमें बहुत से अकाउंट्स जो बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं, कुछ वो लोग जो अंदरूनी अनासर भी हमेशा से होते हैं, जो उनके अलायकार होते हैं, तो वो कोई जलती पर तेल का काम और लोगों को उभारने के लिए इस तरह के काम करते हैं और इसके पीछे यकीनन फंडिंग होती है। इसके फंडिंग के बगैर ऐसा नहीं होता। तो मैं समझता हूं बैरूनी साजिश होती है। ये बैरूनी साजिश होती है और इसमें हमारे जो लोग हैं, मैं समझता हूं हमारी सियासी क़यादत के जो लोग हैं, तमाम की तमाम सियासी जमातें इस वक्त जितनी भी हैं, इवन जो पार्लिमान में हैं, पार्लिमान से बाहर, अगरचे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने रिजाइन भी कर दिया, तमाम की तमाम सियासी जमातें ये कहती हैं हम अपनी फौज के साथ खड़ी हैं, अपने कारकुनों को भी ये कह रही हैं। और लेकिन जो कुछ अनासर ऐसे हैं जो मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन का फ़ायदा लेते हुए इस तरह से कर रहे हैं, ये इदारे इनको बहुत जल्द नाकाम बनाने जा रहे हैं। उन तक सुराग लगा लिया गया है और इस मामले पे तो क्या बाकी इदारों के साथ मिलकर इस तमाम प्रोपेगेंडे को रिजॉल्व किया जाएगा आदिल? जी, जाहिर है इसमें सिर्फ फौज ने खुद तो नहीं इसमें कोई किरदार अदा करना होता ना, उसमें तमाम सिविल अस्करी इदारों को मिल के काम करना होता है। इसमें बेसिकली तो ये डोमेन FIA की डोमेन है और इसमें जो PTA भी आ जाता है, इसमें फिर वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तमाम चीज़ों ने मिलकर चलना होता है, मुल्क के लिए काम करना है बुनियादी तौर पर तो। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तानी अवाम वो भी जो इस वक्त ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स की जो प्रेस रिलीज आने के बाद, मीडिया पर आने के बाद, तो पाकिस्तानी अवाम भी सोशल मीडिया पर ये देखा जा रहा है कि वो अपनी फौज के साथ खड़े होने का आज़म का इजहार कर रही है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ही एक तरफ तो जहां पर ये एक्टिविटी चल रही है अदील, वहीं पर शहबाज शरीफ साहब भी मुतहर्रिक हो चुके हैं। हलफ बर्दारी की तकरीब भी हुई और उन्होंने काम भी शुरू कर दिए। इस हवाले से उन्होंने मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए नेशनल इकनॉमिक काउंसिल तश्कील दी है और भी छोटे इस वक्त काम शहबाज शरीफ साहब ने शुरू कर दिए हैं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखें, इकोनॉमी पे तो हम आगे डॉक्टर इशफाक साहब से बात करने जा रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो हुकूमत के लिए वो ज़ाहिर है मुआशी चैलेंज है और हुकूमत एक ऐसे वक्त में शहबाज शरीफ साहब को मिली है जब वैसे ही मामला इलेक्शन फेज़ में जा रहा है। ये इतना आसान नहीं होगा इनके लिए, क्योंकि अब आप ये भी नहीं कह सकते कि आप जी माजी की हुकूमत पे डाल दें। अगर आपने अभी बहुत सारी अनाउंसमेंट की हैं, वो अनाउंसमेंट ज़ाहिर है इनका अपना वजीर खजाना तो अभी आए नहीं थे, तो इन्होंने जो अनाउंसमेंट्स की हैं तो वो बुनियादी तौर पर गुज़िश्ता हुकूमत के किए हुए बहुत से काम हैं। टैक्स कलेक्शन है, अभी जो टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई उस वक्त तक रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, माजी का रिकॉर्ड टूटा है और हदफ से आगे टैक्स कलेक्शन हुई है। तो उस इन सारी चीज़ों में जो क्रेडिट आगे जाकर मिलना है और जो अवाम को रिलीफ मिलना है तो वो इस हुकूमत ने बुनियादी तौर पे लेना है। तो इमरान खान साहब बार बार ये कहते होते थे कि ये जो 3-3.5 साल गुजरे हैं ये टफ टाइम था, लास्ट ईयर वुड बी लाइक इजी ईयर और उसमें चीज़ें बहुत सारी बेहतर भी होंगी। तो आपको लगता है कि वो चीज़ें जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो पूरा एक हार्ड टाइम गुजारा ताकि वो एंड पर आवाम को रिलीफ दे सके, जो बार बार उसकी यकीन दहानी भी करवाते थे, तो उसको कहीं ना कहीं क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब लेके जा सकते हैं? डेफिनेटली लेंगे जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर ये टेन्योर पूरा भी हो और अगस्त 2023 तक ये टेन्योर बनता है, उसमें आप अगले चंद महीनों में 11-12 महीनों में या 13 महीनों में आप क्या कर लेंगे? इसमें तो हुकूमत कितनी भी एक्सपीरियंस लोग हुकूमत बनाएं,
उसमें सिचुएशन को समझने में ही वैसे साल डेढ़ लग जाता है, लेकिन ये इम्तिहान भी होगा इनका। इमरान खान के लिए जाहिर है उन्होंने जो अपनी हुकूमत में मईशत के मैदान में बड़ा अच्छा काम किया भी, उसके समरात इसमें कोई शक नहीं है मौजूदा हुकूमत में भी सामने आएंगे, देखने को मिलेंगे। उसमें मौजूदा हुकूमत भी इससे ज़ाहिर फ़ायदा उठाएगी। जब आपने रिलीफ देना है तो किस बुनियाद पे देना है, कर्जे लेके देना है या जो टैक्स कलेक्शन आपकी हुई है उसमें से देना है। जिस तरह इमरान खान साहब अपने हुकूमत के आखिरी दिनों में ये कह रहे थे कि जी हमारी टैक्स कलेक्शन चूंकि ज्यादा हुई है इसलिए हम ये रिलीफ जो है वो पास ऑन कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में कमी के सूरत में अगरचे वो बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अगला इम्तिहान जो मौजूदा हुकूमत का है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वो जो 50 से 60 रुपए का फर्क आ रहा है, और वो जो बिजली की कीमतें 5 रुपए फी यूनिट इमरान खान साहब कम करके गए हैं, उसके हवाले से आज चीनी की प्राइस में भी इजाफा हुआ है। अच्छा, अब जो आज चीनी की प्राइस में इजाफा हुआ है गालिबन 9 रुपए ये यूटिलिटी स्टोर में हुआ है। अब ये कहा जा रहा है जी ये तो जाने वाली हुकूमत करके गई है, तो अभी तो शहबाज शरीफ साहब ने 4 संभाला है, अब जाने वाली हुकूमत तो आखिरी चंद दिनों में कितनी फंक्शनल थी ये सबको पता है। दूसरी बात यह है कि ठीक है अगर वो जाने वाली करके गई है तो आप सस्ती कर दें, आप वो सुबह नोटिफिकेशन निकाल दें, तो ये जाहिर है। अच्छा ये बहुत बड़ी मजे की इस वक्त सिचुएशन है कि अगर कोई अच्छा काम होगा तो ये भी होगा कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत करके गई है, लेकिन अगर कोई बुरा काम होगा तो वो कह देंगे कि ये इस हुकूमत के साइड इफेक्ट्स है, इस हुकूमत के आते ही ये चीजें हुई। ये अब कहेंगे कि देखें जी इमरान खान साहब मईशत का वो हाल कर गए। इमरान खान साहब ये भी कहेंगे, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट कहेगी देखें जी वो तो इतने कर्जे ले गए, ये भी कहेंगे क्योंकि इन्होंने आज इंडिकेशन दी है इनकी जो लोग गवर्नमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं कि IMF से तो आप जान नहीं छुड़ा सकते, IMF के पास तो जाना ही जाना है। और उसमें कहा जाएगा जी ये, हालांकि इमरान खान साहब कहा करते थे कि जी पिछली हुकूमतों की वजह से हमें जाना पड़ा, उन्होंने प्रोग्राम्स लिए, उन्होंने इतने कर्जे लिए वो कर्जे उतारने के लिए, तो ये तो इल्जाम तराशी चलती रहेगी इलेक्शन तक। लेकिन इमरान खान साहब के लिए एक काम आसान हो गया है कि एक ऐसे वक्त में वो हुकूमत से गए हैं कि अपनी बहुत सारी नाकामियां वो इनके सर डालेंगे। वो बोलेंगे जी अब तो हम आपको रिलीफ देने जा रहे थे, देखें जी हमने सेहत कार्ड जो है वो पूरे मुल्क में इंप्लीमेंट कर दिया था, हमने पेट्रोलियम मसनूआत, अगरचे वो अनरियलिस्टिक था, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वो जो उस वक्त कमी की गई थी वो कहां से पूरी होनी है। यकीनन प्राइसेस बढ़ रही हैं, वो दुनिया भर में जो प्राइसेस उसके बाद बढ़ी हैं, तो वो अब देखें ना ये मामला तो पॉलिटिकल था ना, उसमें अगर वो ये कह रहे थे कि जी ये टैक्स कलेक्शन की वजह से हुआ है, ठीक है एक खास हद तक हुआ है, लेकिन इतना बड़ा डेफिसिट वहां से कवर नहीं हो सकता। आपको ये लग रहा है अदील कि उस टाइम पे जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एकदम से पेट्रोल की प्राइस गिराई थी वो उस वक्त रियलिस्टिक नहीं था, वो जस्ट एक पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए एक स्टेटमेंट दी गई थी, वो एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन अल्टीमेटली तो आवाम को फायदा ही हुआ ना, इसलिए इसको सराहना चाहिए। लेकिन अगर आप वो शॉर्ट सुनवा सकें, आज कोई मिफ्ता साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो गुज़िश्ता रोज इन्होंने वो मैं टीम से कहती हूँ उस पर भी वर्कआउट करके उसको चला दें। लेकिन अदील अब चूंकि सिचुएशन इस वक्त बदल चुकी है और चूंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने चार्ज भी ले लिया है और बहुत सारे इक़दामात भी वो कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि एक दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया और बहुत बड़े रिलीफ जो है वो पैकेज का भी ऐलान किया, लेकिन विद इन अ डे उससे यू टर्न भी ले लिया, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। जी वही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही कह रहा था, गालिबन उसी में ही कोई उन्होंने कोई अनाउंसमेंट की है, इनकी गवर्नमेंट जो भी बनने जा रही है उनकी जो मुआशी टीम है उन्होंने की है। बताया उन्हें ये गया कि अभी तो इमरान खान साहब जो है उन्होंने चंद महीने पहले वो बजट के बाद ये बढ़ाई हैं, तनख्वाहें बढ़ाई हैं, आप बढ़ाने जा रहे हैं, आगे बजट भी आ रहा है, तो ये तो आगे बजट में जाके बढ़ानी थी। अभी ऐसे बहुत सारे यू टर्न सामने आएंगे, उसकी रीजन ये है कि शहबाज शरीफ साहब लेकिन अदील यहाँ पे एक बहुत अच्छी सिचुएशन ये भी है कि जैसे तनख्वाहों में इजाफा हुआ था तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये रिजल्ट है जो पिछली हुकूमत खजाने में पैसे छोड़ के गई है। नहीं, इस टैक्स कलेक्शन तो वो रिकॉर्ड करके गए हैं ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब इमरान खान साहब के दौर में जो टैक्स कलेक्शन में अब वो ये जो पॉइंट ऑफ सेल ये इसकी इंस्टॉलेशन हुई, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पाकिस्तान में पहली मर्तबा, वो 200 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल था ये टैक्स में, वो चीज़ें, मसला ये है कि वो चीज़ें कहीं उन्होंने रजिस्टर नहीं करी, उनकी नालायकी थी, ये उनकी नाकामी थी उनकी गवर्नमेंट की। और यही तो वो चीज़ होती है कि शहबाज शरीफ साहब में खूबी क्या है, शहबाज शरीफ साहब जब पंजाब में थे और शहबाज शरीफ तरह से एक्टिव मुतहर्रिक नजर आते थे, चीज़ें बहुत सारी ऑटो पे चल रही होती हैं, लेकिन ये ऑप्टिक्स होते हैं, ये बड़े मैटर करते हैं। आज क्या हुआ, शहबाज शरीफ साहब आज सुबह सुबह पहुंच गए
और ऑफिस पहुंच गए और जनाब ऑफिस टाइमिंग चेंज हो गई, उसके बाद जनाब ये जो छुट्टी है हफ्ते की इसको खत्म करने की खबरें आ गई। तो ये वो चीजें होती हैं कि जी नया लीडर आया है, नया लीडर काम कर रहा है और इनका गवर्नेंस के हवाले से मशहूर है शहबाज शरीफ साहब का ना। तो ये गवर्नेंस और इस तरह की चीजों में आ रही हैं, चेक एंड बैलेंस है। तो पहले दिन उन्होंने जो अपना मैसेज दिया है, जो जेस्चर दिया है, वो बड़ा पॉजिटिव इस हवाले से दिया है। पॉजिटिव उन्होंने जेस्चर दिया, लेकिन चूंकि नए वजीर आजम इस वक्त इलेक्ट हुए हैं तो अमेरिका, चीन, तुर्की और भारत जैसे ममालिक ने भी नई हुकूमत बनने पर शहबाज शरीफ साहब को नए ख्वाहिशात का इजहार दिया और आगे से बहुत पॉजिटिव मियाँ साहब के भी जवाब या ट्वीट्स सामने आई हैं। देखें, चीन की जानिब से आज चीन के जो वजारत खारजा के तर्जुमान हैं उनकी जानिब से सी पैक के हवाले से भी और इस उम्मीद का इजहार किया गया कि इस हुकूमत में ये काम मज़ीद तेज़ होगा। अमेरिका की जानिब से वाइट हाउस के तर्जुमान की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। उन्होंने कहा पाकिस्तान के इस वक्त जो अंदरूनी मामला है उसमें नहीं हम बात करते, लेकिन पाकिस्तान के साथ मिलकर चलना चाहते हैं और एक खुशहाल जमहूरी पाकिस्तान, इस तरह की जो बात की है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी जानिब से उनका जो ट्वीट आया है कल, उर्दवान साहब की जो कॉल आई, तो उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो अनसर्टेनिटी थी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, फरवरी से लेकर अब तक थी, तो खित्ते में पाकिस्तान का बहुत अहम रोल है। और इसमें जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, पाकिस्तान के हमसाया ममालिक हैं, उन्हें भी इस सारी सूरत हाल पे बड़ी तशवीश थी। और क्योंकि यहाँ अगर अनसर्टेनिटी रहती है, इससे अफ़गानिस्तान मुतासर होता है, यहाँ अनसर्टेनिटी रहती है, इससे सी पैक मुतासर होता है, यहाँ अनसर्टेनिटी रहती है, तो इससे दीगर जो मामलात हैं, तो इसमें शहबाज शरीफ साहब ने भी मसला कश्मीर के हवाले से और भारत के हवाले से अपनी पहली जो स्पीच है उसमें जिन ख्यालात का इजहार किया, तो दूसरी जानिब से जो भारत ने, नरेंद्र मोदी ने उनके लिए नेक तमन्नाओं का, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ठीक है, और इसी हवाले से ही कश्मीर के हवाले से भी शहबाज शरीफ साहब ने उसमें डिस्कस किया अपनी इस ट्वीट में कि उस एस्पेक्ट से भी हम चाहते हैं कि हम उस पर मिल के काम करें, उसका मिल के कोई ना कोई सिल है वो निकाला जाए। नाज़रीन, अब ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्योंकि इस वक्त जो तमाम पॉलिटिकल सिचुएशन हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की इकॉनमी थी और जो महंगाई का जिक्र हो रहा था वो कहीं ना कहीं खो गया था। तो ब्रेक के बाद नाज़रीन हम बात करेंगे, डॉक्टर इशफाक हसन साहब भी हमारे साथ होंगे कि इस वक्त जो इकॉनमी है उसकी क्या सिचुएशन चल रही है और क्या क्या इंडिकेटर्स हैं जो हमें इस वक्त ये बता रहे हैं कि इकॉनमी राइट ट्रैक पर है या नहीं है। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर इशफाक हसन साहब माहिर माशियात हैं, वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। चूँकि इस वक्त नाजरीन नई हुकूमत आई है, इसके बाद कुछ नए मुआशी चैलेंजेस भी होंगे और इसी हवाले से नेशनल इकनॉमिक काउंसिल तश्कील देने का फैसला भी किया गया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी, ये बताइएगा अभी जो चैलेंजेस से निपटने के लिए नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की तश्कील का फैसला किया गया है, अब कुछ नए चैलेंजेस होंगे, इंटरनेशनल मार्केट को भी मद्देनजर रखें, पाकिस्तान की मार्केट को भी मद्देनजर रखें, तो आपको इस वक्त क्या लग रहा है वो कौन सी ऐसी 2 से 4 चीजें हैं जिनका सबसे पहले इंप्रूव होना बहुत जरूरी है? सबसे पहले आप अपने इंपोर्ट को कर्व करें। ठीक है। जो चीज मैं पिछले आपके भी प्रोग्राम में बहुत बोलता रहा हूं मैं कि इंपोर्ट को अग्रेसिव एंड येट सेलेक्टिव इंपोर्ट कंपैरिजन पॉलिसी, आपको भी याद होगा ये लफ्ज जी, हर चैनल पे मैंने कहा, लेकिन मेरी बात को किसी ने नहीं सुना। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में गैप बहुत बढ़ रहा है। गो के हमारा एक्सपोर्ट काफी बढ़ा है और रीजनेबल तरीके से बढ़ा है अब तक, लेकिन इंपोर्ट में बढ़ने का रफ्तार उससे कहीं ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जो ट्रेड में जो खसारा है हमारा, ये तकरीबन $50 बिलियन के करीब, अगर नहीं रोका गया अभी तो $50 बिलियन के करीब सिर्फ तिजारती खसारा हो जाएगा, क्योंकि 35 के करीब हो चुका है। तो इसलिए सबसे पहला काम तो आप इंपोर्ट को कर्व करें, नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स को बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि इसके नहीं आने से कोई क़यामत नहीं टूटेगी। कितनी शर्म की बात है कि जिस मुल्क के पास जेब में पैसे ना हो, डॉलर ना हो, वो मुल्क जो है BMW कार मंगवा रहा हो और दूसरी तरफ झाड़ू मंगवा रहा हो,
बर्मा से, म्यांमार जिसे कहते हैं। क्या हम इस मुल्क में झाड़ू भी नहीं बना सकते? तो इस तरीके से हम डॉलर को जाया करते रहे, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। अगर काश मेरी बात को पिछले वाले भी सुन लेते तो आज ये शायद दिन नहीं देखना होता। इसलिए इस हुकूमत के लिए भी मेरा सबसे पहले यही है कि आप इंपोर्ट को अग्रेसिव अंदाज में उसको कट करने की कोशिश करें। कम से कम 10 से 15 बिलियन डॉलर बचाएं इंपोर्ट में रिमेनिंग पीरियड में, अगर हो सकता है बहुत जबरदस्त होगा। और $1 बचाएंगे, इसका मतलब हुआ $1 आपने अर्न किया है। डॉलर सेव इज डॉलर अर्न। दूसरी तरफ आपको बजट का खसारा है। इस खसारे को बढ़ने जो है ये बहुत तेजी से, ये 8%, 8.5% कौमी मालियाती कौमी मजबूरी पैदावार का ये तकरीबन होने के करीब है, लेकिन इसको कम किया जा सकता है। अभी भी आप एक्सपेंडिचर को फ्रीज कर दें, आज की सतह पर फ्रीज करें, कोई क़यामत नहीं टूटेगी। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी फंडिंग अभी हमने 2%, 5% की है, उस प्रोजेक्ट में उसको रोक दें। आप एक टीम बनाएं प्लानिंग कमीशन में एक्सपर्ट के साथ और उसको कहें कि जी इसमें जितने भी इस किस्म के इररिलेवेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी जरूरत नहीं है, जो अभी तक शुरू के ही दिनों में है, 10% एलोकेशन हुई है, सबको निकाल बाहर कर दें। जो 75% से 80% प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है उसको और पैसे दें ताकि वो जल्द मुकम्मल हो जाए, और जो अभी शुरुआत हुई है उसको रोक दें, उसको निकाल बाहर करें। तो आपको जो है प्रोजेक्ट की जो है PSDP की प्रूनिंग की जरूरत है, ये हुकूमत को करना चाहिए। तीसरी चीज ये, इस गवर्नर को बिल्कुल इसको एक्सटेंशन ना दें। इस गवर्नर ने पिछले वालों को तबाह किया है, ये गवर्नर इसको भी तबाह करेगा। इसके इन चालों पे ना जाओ, मैं इनकी चाल को समझ रहा हूँ। ये एक्सचेंज रेट को नीचे ला रहा है, अपनी कारकर्दगी दिखा रहा है, आने वाले का अटेंशन जो है ये हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इनकी इस बातों से बचे। आज मेरे अल्फाज को नोट कर लें, अगर मौजूदा हुकूमत के जो भी कारिंदे हैं अगर सुन रहे हैं, इस शख्स से बचे। इसने पिछली वाली हुकूमत को बर्बाद किया। अगर ये आपने इसको एक्सटेंशन दे दिया 5 साल के लिए, ये आपको भी बर्बाद कर देगा, ये इस मुल्क को भी बर्बाद कर देगा। इसलिए मेरी अपील है कि इस शख्स को एक्सटेंशन ना दी जाए। डॉक्टर साहब, जो इमरान खान अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में जो रिलीफ दे के गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में और बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 5 रुपये कमी करके गए थे, तो बहुत से माहिरीन मुआशियात ये कह रहे थे कि ये खसारा पूरा कैसे होगा। तो वो ये कह रहे थे कि जी इस मरतबा टैक्स कलेक्शन इतनी अच्छी हुई है। इस वक्त की क्या सूरत हाल है? वो गैप बहुत बढ़ चुका है। आलमी मार्केट की कीमतों को देखा जाए तो जो 50 से 60 रुपए जो गैप है, आप ये समझते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत को कम करना होगा? डॉलर बैरल पे अभी तो 100 के करीब आ गया है, नीचे की सतह पे आ गया है वो, इसलिए गैप इतना नहीं है। अगर आप वो पिछली वाली हुकूमत थी, उन्होंने उस वक्त के हिसाब से अपनी जेब को देखा और उस जेब में इतनी गुंजाइश थी तो उन्होंने ये रिलीफ प्रोवाइड किया है। ये हुकूमत रिव्यू कर ले अपने आप को कि क्या वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अभी भी कर सकते हैं, ये हुकूमत भी कर सकती है। जब आने के बाद आप 10% तनख्वाह बढ़ा रहे हैं 1 अप्रैल से और पेंशन भी बढ़ा रहे हैं, तो आप ये भी काम कर सकते हैं। फिर इसका इस बयान से वैसे डॉक्टर साहब यू-टर्न ले लिया हुकूमत से, तो उसके लिए इसी माली साल से तो उस पर बोझ पड़ना शुरू होगा ना। अगर आप पेंशन बढ़ाएंगे इसी माली साल से शुरू होगा, तो आप देख लें, गुंजाइश निकाल लें, बिल्कुल निकल सकता है गुंजाइश, आज भी निकल सकता है। शहबाज शरीफ साहब नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की तश्कील करने जा रहे हैं, जो बड़े मुआशी माहिरीन हैं, बड़े दिमागों को बिठाने जा रहे हैं। इस वक्त जो चैलेंजेस हैं मुल्क को दरपेश, उनसे निपटने के हवाले से आप उनके इस फैसले को किस तरह देखते हैं? इकोनॉमिक काउंसिल जो है, जिसको हम NEC कहते हैं, ये एक्सपर्ट्स लोगों के ग्रुप नहीं होते हैं। ये इसमें प्राइम मिनिस्टर साल में 2 मरतबा चेयर करते हैं इस काउंसिल को। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। दिस इज द हाईएस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट है। ये उसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, साल में 2 मरतबा इसकी मीटिंग होती है। इसमें वज़राए खजाना होते हैं, वजीर खजाना होते हैं। इसमें
इसी तरीके से इसमें प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं, फलाह के मिनिस्टर होते हैं। तो अब वो जितने मिनिस्टर हजरात हैं तो वो जा चुके हैं। तो अब ये नए जब मिनिस्टर आएंगे तो इसको दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना। तो ये उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बनाया हुआ था या मैक्रो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाया था, ये उस टाइप की बात नहीं है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर करते हैं और इसमें वज़रा हजरात होते हैं सारे। और मुआशी माहिरीन को भी इस तरह की, तो गवर्नमेंट की जब नई टीम आएगी तो उनके मेंबर होंगे, तो इसलिए तो रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना इसको। नहीं, मुआशी माहिरीन को भी ये हुकूमत की जानिब से खबरें आई हैं कि खैर वो बिठा रहे हैं। ये बताइए डॉक्टर साहब कि IMF से जान छूटेगी या नहीं, या पाकिस्तान इस वक्त फंस चुका है, IMF को कंटिन्यू करना पड़ेगा? देखें, ये बात ये है, विल पावर की है, और मैं इस हुकूमत में ये विल पावर नहीं देखता हूं कि ये IMF के पास जाएंगे। 100 बहाने लेकर आ जाएंगे, देखिए हालात बहुत खराब हो गए हैं, फना बहुत खराब हो गए हैं। या जब हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट $2 बिलियन का था, उस वक्त भी तो हम चले गए थे IMF में। उसकी कौन सी जरूरत थी? 2013 में जो गए थे हम IMF में, 2.5 बिलियन का करंट अकाउंट गैप था उस वक्त, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हम गए। तो इंशाल्लाह फिर हम जाएंगे, उससे आपको छुटकारा अब नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब, इस वक्त जो बहुत से इकदाम हैं वो माजी की हुकूमत करके गई है, ख़ास तौर पे जो टैक्स कलेक्शन के हवाले से बड़े अच्छे इकदाम भी माजी की हुकूमत ने किए। और अब इमरान खान साहब जाते हुए ये कह रहे थे कि उसका समरात जो हैं वो देखने का वक्त अब आ रहा है। तो क्या मौजूदा हुकूमत के लिए भी ऐसी बहुत सी ये खुशखबरियाँ हैं कि माजी में ऐसे अच्छे काम किए हुए हैं कि जो अब ये भी कैश करा सकेंगे? देखिए, बात यह है कि ये तो FBR की टीम काम करती है ना, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं करते, उनकी टीम करती है। टीम माशाल्लाह अच्छी है, एंड आई होप कि यही टीम कंटिन्यू करे जिस जज्बे से। देखें, जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो परमानेंट होती है। सियासी लोग आते हैं और जाते रहते हैं, हुकूमतें बदलती रहती है, नए लोग आते हैं, पुराने चले जाते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी रहती है। उन्होंने अच्छा काम किया है, लेट हिम कंटिन्यू टू डू द सेम गुड थिंग। भाई, अगर रेवेन्यू इकट्ठा ज्यादा कर लेंगे तो इस हुकूमत को भी तो फायदा होगा ना। अब तक जो अपने टारगेट से अगर ये तकरीबन 260 बिलियन ज्यादा इकट्ठा किया है, तो पिछले वाली हुकूमत को भी फायदा मिल रहा था, इस हुकूमत को भी मिलेगा फायदा। तो उसमें तो देखें कि अच्छे लोग काम कर रहे हैं तो उनको कंटिन्यू करना चाहिए। तो आप अगला बजट कैसा देख रहे हैं डॉक्टर साहब? जी, वो पुराने हुकूमत ने उसको चेयरमैन लगाया था, इसलिए हम हटाएंगे। हम अपना साड़ा बंदा, इसी साड़ा बंदे ने तो मरवा दिया इस मुल्क को। डॉक्टर साहब, अगला बजट इलेक्शन का बजट है, मरवाया है। बजट की जो अच्छा काम कर रहा है उसको करने दो। डॉक्टर साहब, अगला बजट इलेक्शन का बजट है। अब बजट की तैयारी में जाना शुरू हो गए हैं, बल्कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब की पहली स्पीच थी उन्होंने मईशत पर बड़ी बात की। तो इसका मतलब है कि इस वक्त का सबसे बड़ा कंसर्न और आवाम को कुछ बताने की अगर चीज़ होगी तो मईशत ही है। तो अगला बजट जो है वो आवाम के लिए आप कितना बेहतर देख रहे हैं? देखिए, ये तो कॉमन सेंस है कि अगला बजट जो है वो इलेक्शन बजट होगा। जो भी हुकूमत होती है, इलेक्शन बजट का मतलब है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। खर्च किए जाओ ताकि और आवाम को रिलीफ दो ताकि मुझे वोट मिले। तो ये हर दौर में होता रहा है, अभी भी होगा, इसमें तो कोई अचंभे की बात नहीं है। अगर ये हुकूमत ना करे तो मैं सोचूंगा कि ये क्या हो गया, लेकिन करेगी सब यही, क्योंकि ये आखिरी बजट होगा ना इसका। ये मतलब इस हुकूमत का भी आखिरी बजट होगा, तो उन्होंने आखिरी बजट में लुटाना है पैसे। ये हर हुकूमत की, अगर पिछले वाली हुकूमत भी रहती तो उन्होंने भी यही करना था, तो ये भी ये करेंगे। तो ये कॉमन सी चीज है, ये हर दौर में होता है। आखिरी माली साल में कोई बजट की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, पैसे दो, रिलीफ दो ताकि वोट मिले। ये ठीक है।
ठीक है, पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक हसन साहब, आपने प्रोग्राम को अपना टाइम दिया है। नाजरीन, यहाँ पर ब्रिंग हुआ है, जिससे डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने कहा है कि चूँकि ये आखिरी साल है और चाहे ये इस हुकूमत का हो या चाहे गुज़श्ता हुकूमत का होता, तो हर हुकूमत की ट्राई होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आखिरी बजट के अंदर आवाम को दिया जाए, ताकि नेक्स्ट जो कमिंग इलेक्शंस हैं उसके अंदर अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट भी मिल सके और एक अच्छा आवाम की तरफ से रद्द-ए-अमल भी सामने आए। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद नए टॉपिक पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अभी जो हुकूमत बदली है उसके बाद से हमने देखा है जो मुनखरिफ अरकान है उनका इस वक्त अवाम में निकलना मुश्किल हो चुका है। इस्लामाबाद में निजी होटल में अफ्तार के वक्त नूर आलम खान और मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद किया है। अदील, ये एकदम से जो सिचुएशन बदली है और उसके बाद अभी नाज़रीन अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं ये जो आज इस्लामाबाद के निजी होटल में जो मनाजिर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये अदील ऐसा क्यों होता है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं अवाम में एकदम से एग्रेशन आ चुका है, या हम हमारी पॉलिटिकल एलीट को देखें उनमें भी एग्रेशन है, सो ये इखलाकियात ख़त्म हो गई हैं या अदम बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है? देखें, ये पहला वाक़या नहीं है। नूर आलम खान साहब इससे पहले भी इसी होटल में जो लॉबी में गालिबन बैठे हुए थे और वहाँ मास्क में एक शख्स ने गुजरते हुए इन पर जुमले कसे और आज भी इन्हें लोटा कहा गया। और उसके बाद इनके जो दोस्त थे उन्होंने उनमें से जो अरकान पार्लियामेंट भी थे कुछ उन्होंने फिर उसके बाद रिएक्ट किया और उसके नतीजे में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बहरहाल ये वाक़या अपनी जगह, लेकिन ये जो मुनहरिफ अरकान हैं, इन मुनहरिफ अरकान के हवाले से हमारी सोसाइटी में जो मैसेज गया है वो अच्छा नहीं गया और ये मुनहरिफ अरकान के लिए बड़ा मुश्किल लग रहा है कि ये अपने हलकों में जा सकें, उस तरह से कैंपेन कर सकें जो सूरत हाल नज़र आ रही है। क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में वैसे ही अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया और हमारी सियासी क़ियादत ने हमारे वोटर्स को इतना ज़्यादा एग्रेसिव कर दिया, शहरियों को इतना ज़्यादा एग्रेसिव कर दिया है कि इस तरह के वाक़यात आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप देख लें, सोशल मीडिया पर आप एक फ़रीक की बात करके देखें और उसके बाद जो दूसरी जानिब होती है उसका रद्द-ए-अमल देख लें। आम आप बहस में, गली मोहल्लों में, दफातर में जब बात कर रहे होते हैं तो लोगों में बहुत ज़्यादा एग्रेशन देखने को मिल रहा है और ये उन्हें कहाँ से मिला? ये सियासी क़ियादत से मिला। अब सियासतदान क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते। जो बैठने की बात किया करते थे वो भी कहते हैं इसको निकालो तब बात होगी। तो उसके बाद अब जो ये लाइन खिंच गई है ये हमारी सोसाइटी के लिए कोई अच्छी नहीं है और जो मुनहरिफ अरकान हैं इनके हवाले से जो वोटर्स हैं, ज़ाहिर है ये सीख पाएँ, लेकिन ये तो यकीनन इनके वोटर नहीं होंगे। ये जो बज़ाहिर ऐसा लगता है जो कल्चर आया है, आपको लगता है कि हमारी सियासत से कहीं ना कहीं से ये चीज़ें बोरो की गई हैं? क्योंकि हम जब अपने टेलीविजन स्क्रीन पे दिन भर देखते हैं तो हुकूमत के लोग आके बैठ के इस तरह से जुमले कस रहे होते हैं ऑपोजिशन पर, फिर ऑपोजिशन आती है, फिर वो उनको बैकफायर करते हैं, जवाब देते हैं। तो ये क्या कल्चर वहां से प्रमोट हुआ है? दिन भर हमारे मुल्क में चल क्या रहा है? सारा दिन तो पॉलिटिशियन टेलीविजन चैनल्स पे लाइव होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, जलसों में जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, टॉक शोज़ में बैठकर वो एंकर्स की कंट्रोल से ही बाहर हो जाते हैं और जिस तरह से वो एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, अवाम देख रही है, अवाम यही सीख रही है, हमारी नौजवान नस्ल यही सीख रही है और वो एक दूसरे के साथ भी एक दूसरे को अपना हरीफ समझ के अब यही कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो वाक़या हुआ है, खुदा न खास्ता ये इस तरह की जो सिचुएशन जो इस वक्त हमारे मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है, ये आने वाले दिनों में इस तरह के कई मनाज़िर खुदा न खास्ता देखने को मिल सकते हैं। एक्ट था बुजुर्ग शहरी की तरफ से उसको भी हम सही नहीं कह सकते और जो एक्ट हमारे पॉलिटिशियन की तरफ से किया गया उसको भी हम कहीं ये नहीं कह सकते को अच्छा था। एक्शन या रिएक्शन बोथ वर रॉन्ग। टाइम चुके नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।